हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। बच्चों, आज हम आपके लेके हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट सेकेंड्स। आज हम इसमें पढ़ने वाले न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन का सेकंड लॉ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंटम ऑल्सो। वी स्टार्ट आवर वीडियो। Newton's first law of motion. According to the Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body is in motion will continue in the motion in a straight line with a uniform speed until no external force is applied to change its state of rest or uniform motion. बेटा ये क्या कह रहा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रुका हुआ है तो वो वहीं रुका रहेगा, कभी भी नहीं चलेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जब तक हम उसे चलाएंगे नहीं एक्सटर्नल फोर्स से, तब तक वो चलेगा नहीं, रिमेन्स एट रेस्ट। इफ़ अगर कोई मोशन कर रहा है, लाइक प्लैनेट्स का आप मोशन देख रहे हो, प्लैनेट्स का मोशन वो चलते जा रहे हैं लगातार, अगर तक उस पर कोई वैक्यूम है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वैक्यूम होने की वजह से वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं रुकते हैं। तो इस टाइप के हैं कि अगर आप मान लें कि ऐसी सिचुएशन की कोई एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर कोई एक चीज़ अब एक बार स्टार्ट हो जाएगा मोशन, तो वो कभी भी नहीं रुकने वाला। फॉर एग्जांपल, लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन द यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल, अ बॉल इन विच द इनिशियली एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट until no external force applied on it. If we consider it is no friction, then the body moving initially continue moving because there is a external force, friction is zero. अगर हम बात करें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो फ्रिक्शन हमारी लगती है वो जीरो हो जाए, तो कोई बॉडी चल रही है तो हमेशा ही चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। दिस इज अ फर्स्ट लॉ। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बेटा ये वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, रेजिस्ट करती है, यानी अपोजिटनेस करती है, रोकती है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई मोशन में तो उसे मोशन में रखना चाहिए, रेस्ट में तो उसे रेस्ट में रखना चाहिए, उसे रेजिस्ट करती है, यानी मोशन से रेस्ट में आने पर रेजिस्ट करेगी और रेस्ट से मोशन में जाने की रेजिस्ट करेगी। मास इज अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उसका ज़्यादा क्या होगा, इनर्शिया। अगर हम बात करूँ अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स में, तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया कौन से प्लैनेट का होगा, जुपिटर का सबसे ज़्यादा इनर्शिया होगा, बिकॉज हैविंग मोर मास। दैट इज अ बॉडी ऑफ द मोर मास विल मोर हैव इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू बॉल्स ए एंड बी. Ball A have 20 kg, ball B is 50 kg. So which is more heavier? 50 kg ball is more heavier. So we need more force to stop the ball B and need more force to move it. ठीक है, तो उसको स्टॉप करने के लिए, मूव इट करने के लिए दोनों को ज़्यादा फोर्स चाहिए, बिकॉज हैविंग मोर मास. So first type of inertia is inertia of rest, the property of a body due to which it resists the change in state of rest. वो प्रॉपर्टी जिसमें वो रेजिस्ट करता है स्टेट ऑफ चेंज को रेस्ट में. इट इज़ डेंजरस टू किक अ बॉल, मान लो रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है. इट इज़ डेंजरस टू किक अ हैवी स्टोन बिकॉज इट हैव द ग्रेटर इनर्शिया, बट द रेस्ट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स मोर मास, दिस हर्ट्स द पर्सन हु किक्स द. सेकेंड, when a bus or car sudden starts from the rest, the passenger of the bus feel jerk in forward और बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे हम बस में बैठे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस का ये फ्रंट फेस हो गया, बस का ये हमारा फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया. जैसे हम बस में खड़े हैं और बस अचानक से चलती है, तो हमारा अपर बॉडी पोर्शन रेस्ट में रहना चाहता है, बट रेस्ट में लोअर बॉडी पोर्शन क्या आ गया, मोशन में आ गया. तो ये इधर जाना चाहेगा, पीछे वाला पीछे जाना पाएगा. इसकी वजह से हम क्या करते हैं, बैक जर्क फील करते हैं, पीछे की ओर झटका लगता है हमें. बट व्हेन द बस स्टार्ट टू बी मूव, देन इट्स फील्स अटैच्ड विद द बस, फीट हमारे अटैच होंगे, एंड फ्लोर मूव विद द बस, बट अपर हेड ऑफ द बॉडी वांट्स टू बी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो वी फील बैकवर्ड jerk. The ripe fruit falls down from tree in the trunk is vigorously shaken. जब हम पेड़ की ब्रांच को, ट्रंक को शेक करते हैं, हिलाते हैं जोर से, तो फ्रूट्स क्या आते हैं, सीधे आके गिरते हैं. ठीक है, इट इज ड्यू टू इनर्शिया. इन कैरम, द वर्टिकल पाइल ऑफ द कॉइन्स इज स्ट्रक बाय अ ट्रिगर और स्ट्राइकर. ओनली द लोअर कॉइन्स स्लाइड्स ऑफ द पाइल एंड द रिमेन्स कॉइन्स अरेंज्ड इन द पाइल ड्यू टू द इनर्शिया. अब देखिए, अपन ने जब नीचे वाले कॉइन को ट्रिगर किया तो नीचे वाला कॉइन तो निकल जाएगा, लेकिन ऊपर वाले कॉइन एज इट इज, उसके ऊपर बंडल का बंडल एज इट इज आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. वहाँ पे वो रेस्ट को रेजिस्ट कर रही थी, ये मोशन को, ये यानी कि जो चीज़ मोशन में उसे मोशन में रखना चाहेगा. व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, देन वी फील फॉरवर्ड जर्क. अगर कोई मूविंग बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर झटका लगता है, बिकॉज इनिशियली आवर बॉडी मूव्स विद द बस एंड इन स्टेट ऑफ मोशन. स्टॉप करेंगे तो हमारा लोअर पोर्शन तो बस के साथ अटैच है, बट अपर पोर्शन बस के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है,
तो फ्लोर तो रेस्ट पे आ जाएगा और फुट डायरेक्टली रेस्ट पे आ जाएगा, पर अपर बॉडी क्या आएगी, आगे की ओर फोल्ड करेगी. इट इज़ ऑलवेज टू डेंजरस जंप आउट फ्रॉम द मूविंग बस एंड अ पर्सन इज लाइकली टू बी फॉल डाउन. आपने देखा होगा चलती हुई बस से जब जंप करते हैं तो झटका लगता है. अगर बस आगे की तरफ चल रही है तो हमें आगे की तरफ ही थोड़ी देर दौड़ना पड़ता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर टैंकर व्हीकल्स हैव द एम्प्टी स्पेस इन द टैंक ड्यू रिड्यूस इनर्शिया. जितने भी आपके मिल्क कंटेनर टैंक्स हैं या ऑयल कंटेनर टैंक हैं, वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं. क्यों एम्प्टी रखे जाते हैं, ताकि इनर्शिया ना लगे. अब आपने देखा होगा ब्रेक लगेगी तो उसके अंदर पानी छलकेगा या जो भी ऑयल वगैरह है उसमें छलकने लगेगा, वो चीज़ ना हो, स्पिल ना हो और उसका कैप ना खुल जाए ऊपर से. इसी वजह से उसे हाफ थोड़ा सा खाली रखा जाता है इनर्शिया को डिक्रीज करने के लिए. If they fully filled due to inertia, water and oil spills out from the tank. Last type of inertia is inertia of direction. The property of a body change due to the resist in the change of direction of motion. यानी डायरेक्शन को उसी में रखना चाहिए. अब आपने देखा होगा गाड़ी का स्टीप टर्न लेते हैं, अगर हम गाड़ी में बैठे स्टीप टर्न लेते हैं तो हम बाहर की तरफ झुक जाते हैं, आउटसाइड क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं. इसका रीज़न क्या, हम जाना सीधा चाहते थे बट मुड़ गए हैं, मुड़ने की वजह से आप इसी साइड झुक जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. द प्लेयर्स ऑफ द डिस्कस थ्रो गेम में क्या करता है, वो व्हील को क्या करता है, घुमाता है और घुमाने के बाद में छोड़ता है, और जब छोड़ेगा तो व्हील क्या जाएगा, एकदम सीधा निकलेगा. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो सीधा ही जाना चाहता है, टेंजेंशियली निकलेगा. नेक्स्ट टर्म इज लीनियर मोमेंटम. इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट इज अ सिंपल टर्म. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी एंड मल्टीप्लाई विद द मास, then its momentum will be comes out. SI unit of the linear momentum is kilogram meter per second, because unit of the mass is kilogram and the velocity unit is meter per second, so it becomes kilogram meter per second. Momentum is also vector quantity. Momentum needs direction. Direction of momentum is direction of acceleration, or we say direction of velocity is the direction of momentum. डायरेक्शन मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जिस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मोमेंटम होगा. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मोमेंटम ऑफ द ट्रक मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड हैविंग मास. सो हम क्या करेंगे, पहले हमें एसआई यूनिट में रखना है. हेयर द बोथ वैल्यूज आर गिवन इन एसआई यूनिट, देन यूजिंग द फॉर्मूला मल्टीप्लाई एंड गेट इट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, which having more mass and more velocity having more momentum. A body of mass 25 kg is momentum of 125 kilogram meter per second. Calculate velocity. Similar way, we now calculate velocity, then mass term will go on downward, and after result is 5 meter per second. Next is Newton's second law. According to the Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of force. अब बेटा इसमें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले आपको चेंज इन मोमेंटम पता होना चाहिए, डेल्टा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. यानी गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, बट मास क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा. और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहा है, ये रेट ऑफ चेंज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी बात को हम डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और स्टेटमेंट, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन. इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज यू. अब मान लो कोई व्हीकल है हमारा, इनिशियली यू वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनल वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा पी आई, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, पी आई एम यू, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम वी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. देन वी गेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम वो चेंज इन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ये हमारा फाइनल मोमेंटम है, हमारा इनिशियल मोमेंटम. अब यहाँ से बेटा हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मास कॉमन ले लेंगे. ठीक है, और मास कॉमन लेने के बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा. ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फोर्स, जब आपको मास गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, और फोर्स निकालनी हो, या इनमें से कोई भी वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना हो, देन वी नो दैट v माइनस यू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, देन फोर्स बिकम्स मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. ये चीज़ आपको हमेशा फिजिक्स में ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे, देन वी टेकिंग सम कांस्टेंट. हियर वी conclude the constant k. K is known as a force constant. If k's value is 1, then force is equal to mass into acceleration. ये हमारे पास आ गया डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. एंड वी नो दैट द फोर्स इज 1 न्यूटन देन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसी फॉर्मूला से हमारे पास 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन होती है, क्योंकि मास हमारा अगर 1 kg ले लें और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या जाती है, फोर्स 1 न्यूटन हो जाती है. दिस इज अ वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. नाउ सम क्वेश्चन अराइजेस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ.
A constant force acts on an object of mass 5 kg for the duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड. अब हमारे पास क्या कह रहा है कि कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही है 5 kg का मास ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg है, टाइम है 2 सेकंड और वेलोसिटी है उसकी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे. फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं. मास ऑफ बॉडी, टाइम t1 2 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास. फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 10 न्यूटन फोर्स. फिर सेकंड केस में क्या कह रहा है, इफ़ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, सेम फोर्स को 5 सेकंड्स के लिए अप्लाई किया जाए. अभी अपन ने फोर्स निकाल ली, उसका टाइम बढ़ा दिया, तो हमारे पास कितनी फाइनल वेलोसिटी आएगी. ठीक है, इसमें देखिए सेकंड लॉ मोशन में फोर्स हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमारे पास इस बार फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन जो हमने कैलकुलेट की है. अब अपन क्या निकाल लेंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे 13 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसी फोर्स को 5 सेकंड के लिए लगाएंगे तो स्पीड और बढ़ेगी. यानी कि अब लगातार फोर्स लगाते जाओगे तो स्पीड क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है. इसका जनरल एग्जांपल आपने देखा होगा, आप किसी गाड़ी को पुश करते हो, लगातार पुश करते जाओ तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड रिक्वायर द ग्रेटर एक्सेलरेशन, अ 2 kg मास ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और 4 kg मास ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दोनों की एक्सेलरेशन दे रखी है, तो हमें पता लगाना है कि किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए. तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, फोर्स F1 निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरा निकालेंगे F2. तो हमें फोर्स आने के बाद हम बता देंगे किसको ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत है. सो इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन की थर्ड लॉ और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को. आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट समझ आ गए होंगे. For further upcoming notification, like, share and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.